आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में उस समय जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो उत्तर भारत में संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था पूर्णतया। यानी जो भी राज्य थे पूरे देश में वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और वो छोटे छोटे राज्य के जो राजा हुआ करते थे वो आपस में लड़ते रहते थे। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ने में उनकी सारी ऊर्जा, सारा साहस, सारा उत्साह एक दूसरे को हराने में ही ख़त्म हो जाता था। तो जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो उस समय वो एक तो असहाय इस वजह से हुए कि उनकी सामरिक क्षमता उतनी उत्कृष्ट नहीं थी जितनी कि तुर्क आक्रमणकारियों की थी। दूसरी ओर कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ लड़ते रहने से राजनीतिक एकता का अभाव पाया गया। वो लोग एक नहीं रहते थे। तो जहाँ पर आक्रमण किया जिस हिस्से में या जिस राज्य पर आक्रमण किया तो उसके विरोधी राज्य ने उसका सपोर्ट नहीं किया, उसको किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तुर्क आक्रमणकारियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनका समर्थन किया। तो इस प्रकार जो बाहरी आक्रमण हुए यानी तुर्क आक्रमण जो हुए तो इसका सीधा प्रभाव ये हुआ कि उनको सफलता मिली। तो इस सफलता में कहीं न कहीं भारत की राजनीतिक एकता का बहुत बड़ा हाथ रहा। दूसरी तरफ सामाजिक एकता का भी अभाव था। पूरा देश छोटी छोटी जातियों में, बड़े वर्गों में विभाजित था। चातुर्वर्ण व्यवस्था ये तो बहुत पहले की बात थी और अभी भी चलती है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये तो कल्पना चली आ रही थी आर्य और वैदिक काल से। वैदिक काल में 3 वर्ण हुआ करते थे, लेकिन वैदिक काल के बाद 4 वर्ण हो गए। और इसके बाद भी इन 4 वर्णों के अलावा भी पूरा समाज बहुत सारी छोटी छोटी जातियों और जातियों के अंदर उनकी उपजातियों में विभाजित था। तो इस प्रकार भारत में राजनीतिक और सामाजिक एकता का न होना तुर्क आक्रमणकारियों के लिए एक वरदान साबित हुआ। इस युग में ज़्यादातर जो राजा थे राजपूत वंश के थे, तो इस युग को राजपूत युग कहा गया है। यानी तुर्क आक्रमणकारियों की जिस समय तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे भारत में 12वीं शताब्दी में, तो उस समय यहाँ पर राजपूत युग चल रहा था। राजपूत वंशों का शासन था। तुर्क आक्रमण उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राज्य और सामंत थे। उनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य, इन राजवंशों के नाम थे। और इसी समय तुर्कों का इस समय जो राज्य था ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान में था। भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। एक्चुअली इनका जो है मध्य एशिया और ईरान, अफ़गानिस्तान उधर से इस तरफ इनका बढ़ना हो रहा था। उधर ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे, सशक्त हो रहे थे और उनका इस्लाम का प्रचार भी उधर प्रसार खूब हो गया था। तो इस वजह से वो इधर को बढ़ रहे थे। तो इसी समय अगले पॉइंट में हम आते हैं इसी बात को, महमूद गजनवी का एक बहुत ही चर्चित नाम है। और महमूद गजनी का था। गजनी अफ़गानिस्तान में पड़ता है इस समय। तो महमूद गजनवी या गजनी ये मध्य एशिया में स्थित अफ़गानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। महमूद गजनवी जो है सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में एक राज्य था और उसका ये स्वामी था यानी मालिक था, उसका राजा था। ये राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। ये वो राज्य थे जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी, इस्लाम के उत्तराधिकारी, इस्लाम को मानने वाले या संस्थापक थे, उनके उत्तराधिकारी जो हुए उनको खलीफा कहा गया। यानी जो इस्लाम को मानने वाले या धर्मगुरु हुए उनको खलीफा कहा गया। तो पैगंबर साहब तो रहे नहीं। पैगंबर साहब के ना रहने के बाद
उनके उत्तराधिकारी जो हुए उनका वर्चस्व काफ़ी रहा आम लोगों में और ख़ास लोगों में भी। तो उनका इतना वर्चस्व रहा कि वो लोग राज्य और साम्राज्य स्थापित करने लगे। तो खलीफाओं के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए और इनके ये यानी कि महमूद गजनवी वगैरह ये लोग जो थे इन राज्य स्थापित किया था ये उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के खलीफाओं से स्वतंत्र हो गए, उत्तराधिकारियों से। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत कहा गया, ऐसा यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला हुआ जब गजनी के महमूद गजनवी ने तुर्क राजा ने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि तुर्कों का सबसे बड़ा आक्रमण महमूद गजनवी का आक्रमण था। वह भारत पर राज्य नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य भारत पर राज्य करना नहीं था, बल्कि वो सारी ऊर्जा मध्य एशिया और उधर लगाना चाह रहा था। उसकी नज़र ईरान, अफ़गानिस्तान, खुरासान जैसे क्षेत्र में थी और दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगा था। यानी वो कहीं न कहीं गजनी राज्य का ही विस्तार करना चाहता था और इस काम को करने के लिए उसको चाहिए था धन और संपत्ति। इसी के चलते उसको भारत के बारे में ऐसा जानकारी मिली, ऐसा मालूम हुआ कि भारत बहुत संपन्न और धन संपन्न देश है। तो उसने यहाँ पर बारी बारी से कई बार अटैक किए। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर अटैक क्यों किया? सवाल ये है। तो अटैक इसलिए किया कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने 1000 से सन 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण करने का उसका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ के मंदिरों को तोड़कर यहाँ की जो संपत्ति थी उसको लूट कर ले जाता था और वहाँ अपने गजनी में राज्य विस्तार करने में लगाता था, सेना को संगठित करता था। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठा हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर, जब महमूद गजनवी का जिक्र होता है भारत के इतिहास में तो सोमनाथ मंदिर जरूर आता है। तो ये चित्र में देख रहे हैं महमूद गजनवी की तस्वीर और इधर आप देख रहे हैं ये सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र, जिसको सौराष्ट्र भी कहते हैं, क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ था। यानी अभी सोमनाथ मंदिर है, बना हुआ है, वो नहीं है, लेकिन आधुनिक रूप से बनाया गया। तो इसकी निर्माण करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अपने देश के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। तो ये राष्ट्रपति जी जो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनकी उपस्थिति में सहमति से ये हुआ, उनके कर्मणों द्वारा। सन 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी के बीच भारत के प्रमुख राजवंश, यहाँ पर नक्शे में हम दिखा रहे हैं गजनी कहाँ है, गजनवी, और ये भारत का, उत्तर भारत का मानचित्र है। इसमें जो वंश थे प्रमुख राजवंश, उनके नाम हैं चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, यदुवंश भी था, परमार, कछवाहा, गढ़वाल, चंदेल, कर्नाट, कलचुरी, इधर परमार, चालुक्य, भट्टी, यादव, कलचुरी, गंग, सोमवंशी, सेन, पालवंश, भौम, भोट्टर, ये नेपाल वगैरह में थे। इधर दक्षिण भारत की जब जब चलते हैं तो शिलाहार, कदम्ब, चालुक्य, काकतीय,
चोल और दक्षिण में पांड्य, ये राजवंश थे उस समय भारत के, जो पूरे भारत में शासन कर रहे थे। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था और वो आता है और यहाँ पर जो चीज़ें वो समझता है अपने समझ से यहाँ पर उन चीज़ों का विवरण देता है। तो उसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे।